तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है अंदर घुस जाएगा और क्या करेगा, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है नॉर्मल वाल को अफेक्ट करता है, नॉर्मल वाल को भी अफेक्ट करेगा, ये इतना पावरफुल है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली ट्राइकस्पिड को अफेक्ट करेगा। क्यों ट्राइकस्पिड को अफेक्ट करेगा? सोचो सोचो सोचो, क्यों ट्राइकस्पिड वाल को अफेक्ट करेगा? अब ये तो पता है ना, ट्राइकस्पिड वाल राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड होता है? नहीं पता तो बता देता हूँ, और राइट साइड होता है, ठीक है। राइट साइड वाले हार्ट में ट्राइकस्पिड वाल होता है कि बाइकस्पिड होता है? बताओ यार, क्या कर रहे हो तुम तो? राइट में ट्राई होता है? अच्छा, ओके, चलो ठीक है। तो इसीलिए क्यों डैमेज करता है ये? क्योंकि इंट्रावेनस है, वेइन वेइन में अगर बैक्टीरिया गया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस तो कहाँ जाएगा? वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? वेनस सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जाएगा? राइट हार्ट में जाएगा ना। तो राइट हार्ट में जाएगा तो राइट हार्ट के वाल को अफेक्ट करेगा सबसे पहले। ओके। और ये क्या करेगा, लार्ज वेजिटेशन करेगा, लार्ज वेजिटेशन करेगा और वाल को डिस्ट्रॉय करेगा। तो अभी फिर से देख लेते हैं वेजिटेशन किस तरीके का होता है। तो ये देख लो, पीछे वाले पेज पे दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है ना? नहीं दिया हुआ है, आगे वाले पेज पे देख लेते हैं। हाँ ये रहा, ये देखो, ये सारा वेजिटेशन है, जैसे है ना, कॉलीफ्लावर टाइप वेजिटेशन देख रहे हो, है ना, पूरा वाल का। तो हाँ, आईडी पासवर्ड वही है। ओके। तो ये कॉलीफ्लावर टाइप का जो होता है वेजिटेशन है, एंड इसकी वजह से वाल सही से बंद नहीं हो पाएगा और रिगर्जिटेशन वगैरह प्रॉब्लम्स रहेगी। और उसकी वजह से हमें मर्मर्स वगैरह भी सुनाई देगी इन केसेस में, ठीक है। और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस भी हमारे जो स्किन है उस पे प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है। स्टेफ ओरियस एपिडर्मिडिस दोनों के दोनों। और इसमें क्या होता है कि किसी पेशेंट में हमने प्रोस्थेटिक वाल्व लगाया हुआ। प्रोस्थेटिक वाल्व क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट में वाल्व की प्रॉब्लम है ना, किसी पेशेंट में कंजेनाइटल वाल्व की प्रॉब्लम है या किसी भी और तरीके से वाल्व की प्रॉब्लम है, और हमने उसका वाल्व रिप्लेस करा है, और हमने जो होता है सिंथेटिक वाल्व लगाया हुआ है, ठीक है, उसको हम प्रोस्थेटिक वाल्व कहते हैं। तो प्रोस्थेटिक वाल्व जो लगाया हुआ है उस पे जाके वेजिटेशंस कर देगा उस वाल्व की, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। तो अगर प्रोस्थेटिक वाल्व को अफेक्ट करता है तो एपिडर्मिडिस है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। तो हाँ, वेलकम वेलकम, आ गए, हमें पता चल गया आप आ गए। ओके। तो स्टेप्टोकोकस बोविस की बात करते हैं, तो बोविस जो है नॉर्मली हमारे कोलोन की फ्लोरा में रहता है, कोलोन जो है ना उसमें नॉर्मली रहता है, ठीक है। इट इज़ अ गुड बैक्टीरिया, बट ड्यू टू कार्सिनोमा, अगर कैंसर हो गया तो कैंसरियस कंडीशन में वो वहाँ से ब्लड में मिल जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, और ब्लड में मिलने के बाद क्या करेगा, ऑफ कोर्स एंडोकार्डाइटिस करेगा। तो अगर किसी कोलोरेक्टल कैंसर वाले पेशेंट में अगर एंडोकार्डाइटिस होता है तो वो कोज करेगा बोविस। अगर किसी पेशेंट में प्रोस्थेटिक वाल्व वाले पेशेंट में अगर एंडोकार्डाइटिस होता है तो वो कोज करेगा एपिडर्मिडिस। और अगर कोई आईवी ड्रग एब्यूजर्स है और उसमें एंडोकार्डाइटिस होता है तो वो कोज करेगा ओरियस। ये तीन चीज़ें याद रख लो, तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज पर नीट पीजी, एज पर एफएमजीई। आगे का जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट। और और एक इसका जो कोर्स है वो है हार्शेक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ लोग और भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है हमें प्रोनाउंस करना चाहिए कुछ डिफिकल्ट टर्म्स का इसको। तो उसमें क्या 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 आता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, ठीक है, याद रखना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, एंड इन्फ्लुएंजा वायरस वो वायरस है, ठीक है। अगर आगे हीमोफिलस लग गया तो बैक्टीरिया है, याद रखना। एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, इकिनेला एंड किंगेला, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स है, ये एंडोकार्डाइटिस कोज करते हैं। और जब हम इस पेशेंट की ब्लड ब्लड उसका विड्रॉल करेंगे, उस ब्लड को हम कल्चर करेंगे तो हमें कल्चर नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव कल्चर्स आएगा। किस किस में? हीमोफिलस, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, इकिनेला एंड किंगेला में, ठीक है। अब
सपोज कि एंडोकार्डाइटिस वाला बंदा आपके क्लिनिक में आया, आपके दवाखाने में आ गया क्लिनिक में, तो आपको फीचर्स कैसे देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए उसके, ठीक है। तो सबसे पहले उसको फीवर होगा, क्यों, क्योंकि बैक्टीरियमिया हो रखा है, ये ठीक है। फिर वेजिटेशन की वजह से आपको मरमर सुनाई देगी, ठीक है। फिर जेनवे लीजन्स देखने को मिलेंगे, फिर जेनवे लीजन्स देखने को मिलेंगे, जेनवे जेनवे लीजन्स देखने को, जेनवे लीजन्स में क्या होता है कि पाम एंड सोल्स होते हैं ना, उसके ऊपर नॉन टेंडर लीजन्स होंगे, इरिथोमेटस लाल कलर के एकदम नॉन टेंडर लीजन देखने को मिलेंगे। ओस्लर नोड्स भी देखने को मिलते हैं। ओस्लर नोड्स में क्या होता है कि वो भी इस तरीके से एक दो ऐसे पाम्स एंड सोल्स पे होते हैं, यूजुअली फिंगर्स एंड टोज है ना, तो उस पे होते हैं एक काइंड ऑफ रेड काइंड ऑफ नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर स्पिंटर हैमरेज होंगे नेल बेड में, ठीक है, जो नाखून है उसमें हमें हल्का सा हैमरेज देखने को मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू एम्बोलाइजेशन ऑफ सेप्टिक वेजिटेशन। तो मैंने जो बताया था ना कि आपको छोटी छोटी माइक्रो एम्बोलिज थ्रोम्बस फॉर्म होती है और फिर वो जाके कहीं ना कहीं छोटी मोटी कैपिलरीज है ना, छोटी मोटी आर्टरीज ब्लॉक करती है, उसकी वजह से हेमरेज हो सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है ना, वो हमें उस पेशेंट में एनीमिया देखने को मिलेगा। हम जब इस पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट करेंगे तो उसमें हमें एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है। कभी भी हमारे बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, मतलब कि लंबे समय से कोई इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो उस पेशेंट में आयरन डिप्लीटेशन होगा, आयरन की कमी हो जाएगी और उसमें एनीमिया होगा, ठीक है, याद रखना, एनीमिया। अब सपोज करो इस पेशेंट की मैंने लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखनी है, तो इसको लेबोरेटरी में मुझे क्या देखने को मिलेगा, इसकी ब्लड कल्चर पॉजिटिव आएगा, ऑफ कोर्स इसका ब्लड कल्चर पॉजिटिव आएगा। अगर वो हार्शेक है ना, हार्शेक है तो ही उसका ब्लड कल्चर नेगेटिव आएगा। नाउ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में क्या होता है कि हमें पता है कि एनीमिया होगा तो ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, है ना। कल मैंने बताया था एमसीवी के बारे में, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो आरबीसी का जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है, एक टंकी में पानी कितना है, आरबीसी का जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है वो है 80 to 100 फेम्टोलीटर। मैंने कल बताया था, फिर भी किसी को नहीं भूल गया तो बता देता हूँ, फेम्टोलीटर, ठीक है, 80 to 100। अगर लेस देन 80 है, अगर लेस देन 80 है तो उस बंदे में माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है। और मोस्टली आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है या फिर थैलेसेमिया की वजह से होता है। और अगर ग्रेटर देन 100 है आरबीसी का साइज एंड एनीमिया है, देन उस बंदे को विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। तो इस पेशेंट में एमसीवी डिक्रीज हुआ है, मतलब लेस देन 80 है, मतलब क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी है। तो सपोज यूजुअली जो नॉर्मल आयरन डेफिशिएंसी होती है ना, उसमें टीआईबीसी जो होता है, टोटल आयरन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसमें डिक्रीज हुआ है, क्यों, क्योंकि क्रोनिक है, क्रोनिक डिसीज की वजह से हुआ है, ठीक है, ओके। एंड फेरिटिन इंक्रीज होता है, सीरम आयरन ऑफ कोर्स डिक्रीज एज आई टोल्ड यू, एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगा, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही कम है, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम हो जाएगा, है ना। नाउ इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करेंगे, ठीक है। इसोफेगस में हम इस तरीके से कैमरा उतारेंगे उसमें आगे, और वो ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम इस तरीके की प्रोसीजर होती है, आप देख लेना एक बार यूट्यूब पे, ठीक है। एंड वो वाल लीजन्स को डायग्नोस करता है। नाउ ये तो हो गया बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। अब कुछ कुछ ऐसे भी टाइप है जो नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है। वो कैसे होता है कि किसी बंदे में सपोज करो कि उसको हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो गया, ठीक है, मतलब कि उसके जो फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, वो बढ़ गए या फिर कोई भी और कंडीशन हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका जो कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेट होना चालू हो जाता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलते हैं। और इसमें जो वेजिटेशन होगा ना, स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब क्या है कि इसमें कोई बैक्टीरिया हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई बैक्टीरिया ट्रैप नहीं हुआ होगा, ठीक है, स्टेराइल होगा पूरा का पूरा। तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है कि 10 मिनट बाद ये अपना आप बंद हो जाएगा, तो आईडी पासवर्ड वही है, जस्ट ज्वाइन कर लेना, हम डायरेक्ट फिर से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, ऑलराइट। और बस इन यूजुअली ये माइट्रल वाल को अफेक्ट करता है, ठीक है, एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन करवाता है। अब हम बात करते हैं एसएलई के बारे में। एसएलई का नाम है, फुल फॉर्म है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। क्या है, सिस्टमिक
ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं कुछ टाइप के, उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है। क्या बन जाती है? ऑटो एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज अपने ही शरीर के चीज़ों को प्रॉब्लम्स कॉज करती है, ठीक है। तो इस एसएलई में हमें लिबमन सेक एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी ऑफ कोर्स स्टीराइल वेजिटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी बैक्टीरिया नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से हो रहा है एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। और ये भी माइट्रल वाल्व एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन करवाएगा। तो ये जो हमारा पूरा था, ये था एंडोकार्डाइटिस पे, वेरी इजी है ना। आपको जो चीज़ याद रखनी है, स्टेप ओरियस आईवी यूजर्स में, एपिडर्मिडिस प्रोस्टेटिक वाल्व में, और बोविस होगा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा वाले पेशेंट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कार्डियोमायोपैथी। जैसे नाम लिखा है वैसी तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करना अच्छी बात है। कार्डियो मीन्स हार्ट, मायो मीन्स मसल, और पैथी मीन्स समथिंग पैथोलॉजी, समथिंग एबनॉर्मालिटी, कार्डियक मसल की एबनॉर्मालिटी, है ना। तो इसमें एक ग्रुप ऑफ मायोकार्डियल डिसीज है, और इसमें कार्डियक डिसफंक्शन होता है। ऑफ कोर्स डिसफंक्शन होगा तभी तो हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी में, है ना। तो इसमें हम तीन चीज़ देखेंगे, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखेंगे, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी देखेंगे, एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। एज आई टोल्ड यू, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में किस तरीके से होता है कि इस तरीके से हार्ट जो होता है डायलेटेड हो जाता है। दिखाया है कहीं पे तो देख लेते हैं। यस, ये रहा। हार्ट के जो चारों चेम्बर है इस तरीके से पूरे डायलेट हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि पूरे डायलेट हो रखे हैं। देखो कितनी बड़ी केविटी हो रखी है ना, कितनी बड़ी केविटी हो रखी है। इस साइड भी है ना। तो ये पूरा हार्ट डायलेट हो चुका है, ठीक है। ये हो गया डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्डियोमायोपैथी है। जितनी भी कार्डियोमायोपैथीज है, तीनों की तीन में से सबसे मोस्ट कॉमन है डायलेटेड वाली, ठीक है। डायलेटेड वाली में क्या होता है कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। सिस्टोलिक मैंने कल बताया था, सिस्टोल मतलब क्या होता है, ब्लड जो हार्ट से बाहर जाता है वो सिस्टोल होता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा डायलेशन हो गया हार्ट का, तो उस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। हार्ट में से ब्लड ज़्यादा अमाउंट में बाहर नहीं जाएगा, वेंट्रिकल्स कैन नॉट पंप, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बाई वेंट्रिकुलर कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। बाई वेंट्रिकुलर, दोनों वेंट्रिकुलर फेल हो जाएंगे, ठीक है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, माइट्रल वाल्व एंड दूसरा वेंट्रिकल भी इन्वॉल्व है, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व, दोनों का रिगर्जिटेशन होगा, ठीक है। ये मैंने कल बताया था कि रिगर्जिटेशन क्यों होगा। सपोज करो कि ये हार्ट की चेम्बर इस तरीके से डायलेट हो गई, तो जो पहले वाल इस तरीके से बंद होता था वो बीच में अब जगह रहेगी, ठीक है। बीच में जो जगह रहेगी उसकी वजह से रिगर्जिटेशन होगा, बैकफ्लो होगा, ठीक है। ऑलराइट। और अरिथमिया देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया, फ्लटर, है ना, ज़्यादा हार्ट बीट हो जाएगी इस तरीके से। और मोस्ट कॉमन ये इडियोपैथी की, इसके कोई कारण नहीं है, लेकिन अदर कोसिस में इसकी जेनेटिक म्यूटेशन होता है। जेनेटिक म्यूटेशन किस में होता है, टीटीएन जीन में। यस, अच्छा नाम है ना, टीटीएन। टीटीएन जीन में होता है म्यूटेशन, ठीक है। टीटीएन जीन क्या काम करता है पता है आपको? टीटीएन जीन है ना, एक प्रोटीन है, सार्कोमियर प्रोटीन, जो कार्डियक सेल्स में होता है, ठीक है। उसका नाम है टाइटिन। टाइटिन प्रोटीन के लिए कोड करता है, टाइटिन, ठीक है। टाइटिन प्रोटीन के लिए कोड करता है टीटीएन जीन। तो टीटीएन जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है। दूसरा जो इसका कोज है वो मायोकार्डाइटिस, कि जो हमने बात करी थी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के रिगार्डिंग एंडोकार्डाइटिस हमने पढ़ लिया। अब मायोकार्डाइटिस है ना, मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन वो यूजुअली होता है कोक्साकी ए एंड बी। ये कोक्साकी ए एंड बी क्या है, वायरस है। अगर ये बॉडी वायरस में इन्फेक्शन हो गया तो हार्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये हार्ट के सेल में चला गया कोक्साकी ये वायरस या बी वायरस जो भी है, तो हार्ट के सेल में चला गया, उसके पीछे पीछे क्या होगा, ऑफ कोर्स वायरस अगर सेल में घुसा है तो हमारी बॉडी उसको मारने जाएगी ना, तो क्या होगा, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारे लिम्फोसाइट भी उस सेल के अंदर घुस जाएंगे। तो हम जब बायोप्सी लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे उस सेल में, ठीक है। और ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा अपने आप को, चेस्ट पेन हो रहा है, अरिथमिया, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, अरिथमिया हो गया, और ये सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और हार्ट फेलर भी हो सकता है। तो यूजुअली जो
कोक्साकी एंड बी वायरस जो अफेक्ट करता है मायोकार्डाइटिस कोज करता है, उसमें जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है ना, लेट कॉम्प्लिकेशन होता है, सबसे लास्ट में आखिरी में होगा ये चीज़ें। ठीक है। अगर कोई बंदा अल्कोहलिक है उसमें भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। ड्रग्स ड्रग्स डॉक्सोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन जो है वो एक एंटी कैंसर ड्रग है। तो एंटी कैंसर ड्रग भी कार्डियोमायोपैथी कराते हैं, उसमें है डॉक्सोरुबिसिन। इसको याद कैसे रखोगे? रूबी दिल ले गई। ठीक है, रूबी दिल ले गई। तो डॉक्सोरुबिसिन जो है एंटी कैंसर ड्रग है, उसकी वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है ना। प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है। ठीक है। हमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है क्योंकि उस टाइम पे कार्डियक आउटपुट बहुत बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट जो है वो बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे को भी उस टाइम पे ब्लड चाहिए होता है। तो ये सब रीज़न है इस चीज़ के। तो और इसकी ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट बस हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हो तो। ठीक है। अब आते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में। इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है कार्डियक की। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि सपोज ये अपना हार्ट है नॉर्मल इस तरीके का, तो इसमें हाइपरट्रॉफी हो गई इस तरीके से। देखो, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में आपको पता होना चाहिए। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि एक सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। हाइपरप्लेजिया सेल नंबर इंक्रीज, हाइपरट्रॉफी सेल साइज इंक्रीज। ठीक है। सब अब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो रखी है तो इसमें मैसिव हाइपरट्रॉफी हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, यूजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल की हो जाएगी। और ये भी जेनेटिक म्यूटेशन इन सार्कोमेयर प्रोटीन में होगा। ठीक है। सार्कोमेयर प्रोटीन में, और इसमें है ना मायोसिन प्रोटीन प्रोटीन सी इस क्या था, मायोसिन बाइंडिंग, हाँ मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी में प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सब अलग चीज़ है। आप इतना याद रखिए कि सार्कोमेयर प्रोटीन में प्रॉब्लम्स हो जाता है और उसकी वजह से हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म उसका जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन ओवरऑल कार्डियोमायोपैथी कौन है? डायलेटेड। ओके। उसके क्लिनिकल फीचर्स, ये बंदा जब क्लिनिक में आएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेंट्रिकल की साइज ऑलरेडी डिक्रीज हो रखी है। इसकी वेंट्रिकल की साइज डिक्रीज हो रखी है तो कम ब्लड फील होगा, कम ब्लड फील होगा तो कम ब्लड बाहर जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट ऑफ कोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या देखने को मिलेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा। डायस्टोलिक, डायस्टोलिक मतलब हार्ट में खून भरना, मतलब ब्लड भरता है। एट्रियम में से जब वेंट्रिकल में आएगा तो कम ब्लड आएगा। क्यों कम ब्लड आएगा? क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ जगह ही नहीं है ना, इस साइड जगह ही नहीं है, इस साइड कम जगह है तो कम ब्लड आएगा, तो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो गया ये। ठीक है। और इसमें सडन डेथ हो सकती है ड्यू टू अरिथमिया के चलते। एंड मोस्ट कॉमन जो एथलेट्स होते हैं ना उसमें हाइपरट्रॉफी हमें देखने को मिलती है। एक मोस्ट कॉमन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी उस एथलेट्स में देखने को मिलती है। और वो एथलेट सडनली हमने कभी कभी कभार देखा होता है कि ट्रैक पे बेहोश हो गया और मर गया, है ना, तो वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से सफ़र कर रहा होता है। और सिंकोपी एंड विथ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज करोगे तो हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा, लेकिन ब्लड आउटपुट जो है वो कम होगा। आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, सिंकोपी हो जाएगी। ठीक है। और इसका एक और रीज़न ये है कि ये हाइपरट्रोफी होने की वजह से जो एरोटा है, एरोटा का जो रूट है वो हल्का सा स्टेनोसिस हो जाता है, वहाँ पे हल्का सा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ना, तो उसकी वजह से भी ये सिंकोपी हो सकती है उस टाइम पे। राइट। और जब हम इसकी बायोप्सी करेंगे, इस हार्ट के टिश्यू को हम काट के हल्का सा माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमें उसमें मायोफाइबर्स जो होंगे, मतलब कि मायोकार्डियल जो भी सेल है उसके फाइबर्स, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी विद डिज़ायर है। चलो देख लेते हैं विद डिज़ायर है। हाँ। तो मैंने जो बताया था ना कि मायोकार्डाइटिस में इयोसिनोफिल भी घुस जाते हैं कोक्साकी ए एंड बी वायरस के पीछे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो पिंक और जो ब्लूइश टाइप के जो दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे लिम्फोसाइट्स है, ये घुसे पड़े हैं सेल के अंदर। ठीक है। और ये जो है डिज़ायर है, ये आप देख रहे हो सारा का सारा। ठीक है। हाइपरट्रॉफी हो रखी सेल की, देखो आप सेल की साइज देखो इंक्रीज हो रखी है।
आ गए सारे? 40 मिनट्स हो गए थे ना, तो बंद हो गया है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं ना, ब्लू ब्लू और हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी है ना। अरे म्यूट कर दो भाई, जिनका चालू है प्लीज़ म्यूट कर दो। तो आपको देखने को मिलती है हाइपरट्रॉफी। देखो इस सेल का साइज जो पहले छोटा, ये न्यूक्लियस है, और इस सेल कितना बड़ा हो रखा है इस तरीके से है ना। वो जिनका चालू है प्लीज़ बंद कर दो, म्यूट कर दो यार, मेरे को करना पड़ेगा वरना। चेक करो अपना अपना, सब म्यूट है ना माइक। ओके, अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का। अब 10 मिनट का बाकी है, प्लीज़ देख लो। ठीक है, कितने बंदे हैं आज टोटल? 9 बंदे, इंक्लूडिंग मी। चलो ठीक है। ओके, तो आज हम डायलेटेड देख ली, फिर कौन सी देखी हमने? हाइपरट्रॉफिक देखी, और हम रिस्ट्रिक्टिव देखेंगे। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिव में भी वही होता है कि कंप्लायंस कम हो जाता है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। ओके, तो उसमें भी क्या होता है कि डिक्रीज कंप्लायंस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। ठीक है, कंप्लायंस मतलब काम करने की क्षमता कम हो जाती है। डिक्रीज कंप्लायंस ऑफ वेंट्रिकुलर एंडोमायोकार्डियम। और उसकी वजह से क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट फीलिंग ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के टाइम पे क्या होता है कि बताया ना कि खून भरना हार्ट में, उसको डायस्टोल बोलते हैं। मैं बहुत सिंपल टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। मैं मेडिकल टर्म्स इतनी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इट डजंट मीन कि मुझे नहीं आती है। ओके, तो ओके, तो उससे क्या होगा? रिस्ट्रिक्ट फीलिंग हो जाएगी ड्यूरिंग डायस्टोल। और ये जो यूजुअली जो होता है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वो किस वजह से होता है? उसमें आता है एमाइलोइडोसिस। एमाइलोइडोसिस में क्या होता है? आपको लोगों को पता हो कि हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो उसमें कुछ अच्छा प्रोटीन आया, कुछ बुरा प्रोटीन आया। तो बुरा प्रोटीन जो होता है वो लाइसोसोम में जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और अच्छा प्रोटीन जो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में रिलीज होता है काम करने के लिए, फंक्शनल बनने के लिए। तो एमाइलोइडोसिस में क्या होता है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन जो होते हैं, है ना, मिसफोल्डेड जो काम करने लायक नहीं है, वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोटीन्स जो है सारे के सारे हार्ट या और भी ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होंगे, और उसके जो फंक्शन होगा उसको इम्पेयर्ड करेंगे। ठीक है, उसको काम नहीं करने देंगे सही से, उसके सेल में घुसे पड़े रहेंगे। ऑलराइट। और सार्कोइडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस में भी यही होता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है, आयरन बढ़ जाता है हीमोक्रोमेटोसिस में, और आयरन जो है जाके हार्ट के सेल में डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर वो उसको फंक्शन में दिक्कत करेगा, है ना। एंडोकार्डियल फाइब्रो इलास्टोसिस, इसमें भी फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है। यूजुअली क्या होता है कि हार्ट में मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियल सेल्स होने चाहिए, है ना, लेकिन इसमें फाइब्रोसिस हो जाएगा, फाइब्रस सेल आ जाएंगे। ठीक है, फिर लोफर सिंड्रोम है। लोफर सिंड्रोम में क्या होता है कि उसमें भी मायोकार्डियल फाइब्रोसिस होगा, लेकिन फाइब्रोसिस के साथ साथ इयोसिनोफिल भी घुस जाएंगे। ठीक है, इयोसिनोफिल इनफिल्ट्रेट, घुस जाना, है ना। तो हमें इसकी बायोप्सी जब हम करेंगे तो उसमें इयोसिनोफिलिया देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो इस पेशेंट की जब हम ईसीजी करेंगे तो ईसीजी लो वोल्टेज आएगा। ठीक है, विथ डिमिनिश्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो यूजुअली जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसे लंबा वाला होता है ना, तो ये इसमें छोटा वाला आएगा। ठीक है, तो ये होता है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो हमने सो फार वी आर डन विथ एंडोकार्डाइटिस, फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और सबसे लास्ट पोर्शन पे हम जा रहे हैं, वो है हमारी कार्डियक ट्यूमर्स। ठीक है, तो कार्डियक ट्यूमर्स में हम मायोक्सोमा देखेंगे, रोब्डोमायोमा एंड मेटास्टेसिस। तो मायोक्सोमा जो होती है ना, और रोब्डोमायोमा, दोनों बिनाइन है। ठीक है, कैंसरियस नहीं है, बिनाइन है। ठीक है, मायोक्सोमा में क्या होता है कि ये जो ट्यूमर होती है, ये कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है? यूजुअली है ना, ये हमें लेफ्ट एट्रियम में पाई जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और ये जिलेटिन काइंड ऑफ सब्सटेंस की बनी होती है, जिलेटिन सब्सटेंस की बनी होती है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन कार्डियक ट्यूमर है एडल्ट में। ये प्राइमरी है, मतलब वहीं पैदा होती है। प्राइमरी मतलब वहीं पैदा होती है। ठीक है, प्राइमरी मतलब उसी
चीज़ के रिलेटेड है ना। और सेकेंडरी मतलब कि डिसीज़ कहीं और है लेकिन स्प्रेड होके इसको भी अफेक्ट कर रहा है, वो होते हैं सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर मायक्सोमा है और लेफ्ट एट्रियम में आती है। अगर सपोज करो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है माइट्रल वाल के थ्रू, ठीक है, अगर ये ट्यूमर माइट्रल वाल को कवर कर लेगी तो ब्लड सही से नहीं आ पाएगा, सही से नहीं आ पाएगा तो कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारा कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट अगर हमारा कम हो गया तो क्या हो सकता है, सिंकोपी हो सकती है ना, बेहोश होकर गिर पड़ेगा बंदा। अब दूसरा जो कार्डियक ट्यूमर है वो रोब्डोमायोमा, ये भी बिनाइन ट्यूमर है और ये कार्डियक मसल की ट्यूमर है। ठीक है, वो जिलेटिनियस काइंड ऑफ थी, मिसेनकाइमल ट्यूमर थी, ये है कार्डियक मसल की ट्यूमर है। ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर है चिल्ड्रन में, वो एडल्ट में मोस्ट कॉमन थी, ये चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन है। और ये एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। अब ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि मल्टीपल ट्यूमर्स होती है, मल्टीपल बिनाइन ट्यूमर्स होती है थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो जाएगी। ठीक है, और ये सारी की सारी ट्यूमर बिनाइन होगी, ये होता है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में। ठीक है, और रोब्डोमायोमा जो है यूजुअली अराइज इन वेंट्रिकल। ठीक है, मायोक्सोमा, रोब्डोमायोमा। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के बारे में बता देता हूँ फिर से कि वो मल्टीपल ट्यूमर होती है थ्रू आउट द बॉडी, कहीं भी होगी ये, और ये बिनाइन होती है। नाउ बात करते हैं मेटास्टासिस। तो मेटास्टासिस की वजह से भी कार्डियक में ट्यूमर हो सकती है। ठीक है, और ये ज़्यादा कॉमन है देन प्राइमरी ट्यूमर्स। ये दोनों जो प्राइमरी ट्यूमर है इनसे ज़्यादा कॉमन है मेटास्टासिस, क्योंकि कैंसर बहुत कॉमन हो रखा है आजकल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन मेटास्टासिस, जो कैंसर का मेटास्टासिस है वो आता है ब्रेस्ट या लंग कैंसर से। ठीक है, दोनों के सबसे नज़दीक होता है हार्ट, तो वहीं आएगा। फिर मेलानोमा में हो सकता है, लिम्फोमा में भी हो सकता है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली किसको इन्वॉल्व करेगा, पेरिकार्डियम को, जो हार्ट के सबसे बाहर वाला लेयर है पेरिकार्डियम। ठीक है, हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इसकी वजह से पेरिकार्डियम इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है उसका इफ्यूजन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर कुछ उस तरीके की पैथोलॉजी होगी, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से हार्ट का जो फंक्शन है डिक्रीज हो सकता है। अगर सपोज के बाहर बहुत ज़्यादा फ्लूइड बढ़ गया पेरिकार्डियल केविटी में, उसमें तो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बीट कर रहा है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो ये तीन हमने कार्डियक ट्यूमर देखी, मायोक्सोमा, रोब्डोमायोमा एंड मेटास्टासिस। और ये तीनों लेकिन बहुत रेयर है। ठीक है, रेयर कंडीशंस में होती है। तो आज का लेक्चर जो हमारा होता है कि वो यहाँ पे हम थोड़ा